हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम टेंशन मेंबर पढ़ रहे थे, जिसमें कि 2 पार्ट अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम टेंशन मेंबर का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको टेंशन मेंबर के डिज़ाइन के स्टेप्स बताऊंगा और टेंशन मेंबर के डिज़ाइन का क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, तनन उपांगों का अभिकल्पन यानी डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। तो दोस्तों, टेंशन मेंबर के डिज़ाइन के मेनली 3 स्टेप हैं और तीनों स्टेप को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और इन तीनों स्टेप पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है इसमें मेंबर पर आने वाले अधिकतम बल को सुरक्षित रूप से वहन करने हेतु खंड का चयन। मतलब आपको क्वेश्चन में कोई भी लोड दे रखा होगा दोस्तों, और उस लोड को वियर करने के लिए कोई भी उपयुक्त टेंशन मेंबर आपको चुनना पड़ेगा। तो टेंशन मेंबर के खंड का चयन कैसे करते हैं, पहले स्टेप में हम इसकी बात करेंगे। और दूसरा स्टेप रहेगा दोस्तों, चयनित खंड की सुरक्षा के लिए जांच, यानी कि जो हमने अपने खंड का चयन किया है हम उसकी सुरक्षा के लिए जांच करेंगे दूसरे स्टेप में। और इसके बाद तीसरा स्टेप रहेगा दोस्तों, अन्य उपांगों के साथ जोड़ का अभिकल्पन, यानी कि हम अपने टेंशन मेंबर को जिस किसी भी अदर मेंबर के साथ जोड़ेंगे, तो आप जौन सा भी जोड़ यूज करेंगे, जैसे आप रिवेट जॉइंट यूज करते हैं या बेल्ट जॉइंट यूज करते हैं, तो उस जॉइंट का भी अभिकल्पन करेंगे, उस जोड़ का भी डिजाइन करेंगे। तो मेनली ये 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप हो जाएगा खंड का चयन, दूसरा हो जाएगा चयनित खंड की जांच और तीसरा हो जाएगा जोड़ का अभिकल्पन। इन तीनों स्टेप को हम डिटेल में समझते हैं और ये दोस्तों डिजाइन के स्टेप्स आईएएस कोड 800/1984 के अकॉर्डिंग फॉलो किए गए हैं। तो देखिए, एक एक करके बात करते हैं तीनों स्टेप की। आपको बहुत ध्यान से समझना है, आसान स्टेप है, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं तो मैं आपको वही स्टेप समझा रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहला स्टेप था हमारा खंड का चयन करना। तो देखिए, खंड का चयन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन में कोई भी एक बल दे रखा होगा जो कि तनन उपांग के ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो आपको इस बल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको टेंशन मेंबर का एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे आप, तो आपको पता है कि प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। अब यहाँ से आप क्षेत्रफल को इधर ले जाएंगे एरिया को और सिग्मा को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से A = बन जाएगा आपका F/सिग्मा, यानी F तो हो गया आपका उपांग पर अधिकतम तनन बल जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, और सिग्मा हो गया अनुगेय तनन प्रतिबल, ये भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर नहीं दिया गया होगा तो आपको मैंने पार्ट 1 में इसकी टेबल बनवाई थी, जिसमें कि मैंने आपको अनुगेय तनन प्रतिबल की वैल्यू बताई थी जो कि Fy पर डिपेंड करती थी, और Fy की वैल्यू प्लेट की मोटाई पर डिपेंड करती थी। समझ पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर तो देगा इसकी वैल्यू। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे आप उपांग के लिए आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उपांग पर अधिकतम तनन बल बट्टे में अनुगेय तनन प्रतिबल। यानी आपको पता है चूंकि सिग्मा बराबर होता है F/A, तो A बराबर हो जाएगा F/सिग्मा, और F हो गया अधिकतम तनन बल और सिग्मा हो गया अनुगेय तनन प्रतिबल। तो पहला पॉइंट समझ आ रहा है दोस्तों। अब आप जो ये एरिया निकाला है आपने, ये है शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल, यानी कि ये नेट इफेक्टिव एरिया है। और नेट इफेक्टिव एरिया में आपको पता है दोस्तों, हम रिवेट छिद्रों की कटौती भी माइनस कर देते हैं, तब उसके बाद हमारा निकल के आता है नेट इफेक्टिव एरिया। अब हम यहाँ से ग्रॉस एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है ये जो एरिया निकला है क्या है, यह क्षेत्रफल रिवेट छिद्रों की कटौती के बाद का क्षेत्रफल है, इसीलिए इसमें हम रिवेट छिद्रों की कटौती भी जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हम जो टेंशन मेंबर का एरिया निकाल रहे हैं वो निकलेगा ग्रॉस एरिया, उसका कुल क्षेत्रफल, और ये है इसका प्रभावी क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिवेटों की कटौती और निकालेंगे। तो पहले स्टेप में मेनली 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल जो कि A = F/सिग्मा से निकलेगा। दूसरा पॉइंट, रिवेट छिद्रों की कटौती। अब रिवेट छिद्रों की कटौती कैसे ज्ञात करते हैं, तो अगर आपने रिवेट का यूज किया दोस्तों, तो उस केस में तो आप कटौती लेंगे 40 से 50%। मतलब ये जो आपने अभी एरिया निकाला है ऊपर, इसका 40 से 50% ले लेंगे इसकी कटौती। अगर आपने बेल्डिंग की है, मतलब बेल्ट द्वारा जोड़ा है टेंशन मेंबर को, तो उस केस में 20 से 30% लेते हैं
कटौती को। तो समझ पा रहे हैं आप। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए निकालेंगे एफ अपॉन सिग्मा से, उसके बाद रिवेट छिद्रों की कटौती निकालेंगे। अगर रिवेट दिया है क्वेश्चन में तो आपको 40 से 50% लेना है इस एरिया का। और इसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा अनुमानित कुल क्षेत्रफल यानी ग्रॉस एरिया। अब ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, जो आपने सबसे पहले ये ए निकाला है इसे लेंगे और फिर उसके बाद ये जो कटौती आपने निकाली है इस कटौती को इस ए में जोड़ करके आप टोटल ग्रॉस एरिया निकाल लेंगे। तो ये मेन हो गया आपका ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल जो हमने सबसे पहले निकाला है ऊपर, उसके बाद जो भी कटौती है उसको इसमें ऐड करके यहाँ से ग्रॉस एरिया आ गया। अब इस ग्रॉस एरिया के आधार पर ही आपको टेंशन मेंबर का चयन करना है। अब ये ग्रॉस एरिया के आधार पर टेंशन मेंबर का चयन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों कि ग्रॉस एरिया के आधार पर स्टील टेबल से खंड का चयन करेंगे। स्टील टेबल में आपको देखना है जो भी आपका एरिया निकल के आया है उस एरिया को आपको स्टील टेबल में देखना है। क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि आप जो एरिया यूज कर रहे हैं यानी कि जो आप टेंशन मेंबर चयन कर रहे हैं वो एंगल है, कोई फ्लैट है या डबल एंगल है, ये क्वेश्चन में आपको देगा। अगर आपको क्वेश्चन में अनइक्वल एंगल दे रखा है यानी असमभुजीय कोण दे रखा है तो आपको स्टील टेबल में अनइक्वल वाला पोर्शन देखना है। अगर इक्वल एंगल दे रखा तो इक्वल एंगल देखना है, फ्लैट दिया तो फ्लैट को देखना है। मतलब जो भी दे रखा है स्टील टेबल में आपको उसको देखना है और यहाँ से खंड का चयन करना है। चयन कैसे करेंगे, तो जो आपका एरिया निकल के आया है अभी ग्रॉस एरिया, उस एरिया के लगभग बराबर वाला एरिया देखना है आपको स्टील टेबल में को। उसके लगभग बराबर कौन सा है, मतलब उसके लगभग बराबर से मतलब ये है जैसे कुछ भी एरिया आ रहा है, सपोज अगर 1000 एरिया आपका निकल के आया है स्टेप 1 में, तो आप इसके लगभग में 980 वाला या 990 या 1010 ये आसपास के जितने एरिया होंगे उनमें से जो भी आपको सुटेबल खंड लगता है आप उसको चयन कर लेंगे। ठीक है, इसको चुन लेंगे। अभी ये हमें क्लियर नहीं है कि हमने जो खंड चुना है वो सही है या नहीं, क्योंकि उसकी सुरक्षितता की जांच भी करेंगे हम सेकंड स्टेप में। तो सबसे पहले आपको इतना समझ आ रहा है, स्टील टेबल से आप इस एरिया के आधार पर खंड का चयन कर लेंगे। क्लियर। अब चयन करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं, हालांकि इतने यूजफुल नहीं है, फिर भी आप समझ लें एक बार कि अगर आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि 2 कोणीय खंड का चयन करना है, ठीक है, तो 2 कोणीय खंड के चयन के लिए आपको प्रत्येक कोणीय खंड का चयन जो है न्यूनतम परिमाप के आधार पर करना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आप इक्वल एंगल चुन रहे हैं दोस्तों वो 50 बाई 50 बाई 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम आपने चुन रखा है तो वो डिजाइन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। उस केस में आप 50 बाई 50 बाई 6 का यूज कर लेना। ठीक है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम परिमाप ये रहेगा। अगर आपने अनइक्वल एंगल चुना है तो वो 50 बाई 30 बाई 6 से कम नहीं होना चाहिए, इसका न्यूनतम साइज रहेगा 50 बाई 30 बाई 6 mm। इतना समझ आ रहा है। इसके बाद अगर आप किसी चपटी पट्टी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, किसी भी फ्लैट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो इसका न्यूनतम परिमाप रहेगा 50 बाई 6 mm। ठीक है, और गजट प्लेट की न्यूनतम मोटाई 6 mm होती है, इससे कम मोटाई की गजट प्लेट आपको यूज नहीं करनी है। और रिवेट का जो न्यूनतम व्यास है वो 16 mm लिया जाएगा। मतलब यहाँ जो मैंने ये डेटा आपको लिख रखा है इससे कम तो आपको किसी भी हाल में स्टील टेबल से वैल्यू लेनी नहीं है, इससे ज़्यादा ही ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम लेंगे तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, इससे कम ना लेके फिर आप इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। इतना समझ आ गया। तो मेनली आपको स्टेप 1 में बस ये 3 पॉइंट याद रखने थे। सबसे पहले पॉइंट में क्या करना था, आपको ए निकालना था। दूसरे पॉइंट में क्या करना था, कटौती निकाल के। और तीसरे पॉइंट में ग्रॉस एरिया निकाल देंगे कटौती को ऐड करके। ठीक है, ग्रॉस एरिया के आधार पर आपने खंड का चयन कर लिया। स्टेप 1 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप 2 पर। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, आपने जो खंड चुना है दोस्तों उस खंड की सुरक्षा की जांच करेंगे आप। ठीक है, उसके लिए चेक लगाएंगे कि ये सेफ है या नहीं। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको जो भी खंड आपने चुना है उस खंड का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये मैंने आपको नेट इफेक्टिव एरिया निकालना पार्ट 2 वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, चाहे वो इक्वल एंगल हो, अनइक्वल एंगल हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, मैंने आपको सिंगल डबल हर तरह के एंगल के लिए सिखा रखा है शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसको हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, जस्ट आप वेट करें, स्टेप समझ लें बस अभी। ठीक है, अब जो आप चयनित खंड का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू दोस्तों आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल से ज़्यादा आनी चाहिए। मतलब जो हमने अभी स्टेप 1 में सबसे पहला पॉइंट निकाला था, जिसमें कि हमने ये वाला पॉइंट निकाला था, जिसमें हमने निकाला था एरिया F अपॉन सिग्मा से, इससे ज़्यादा आना चाहिए हमारा चयनित खंड का क्षेत्रफल, जो कि हम दूसरे स्टेप में निकालेंगे। इतना समझ आ रहा है।
तो ये ज़्यादा आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा इसका कि जो हम खंड की सामर्थ्य निकालेंगे वो आपको जितना बल दिया गया होगा क्वेश्चन में उस अधिकतम बल से ज़्यादा आनी चाहिए। मतलब 2 पॉइंट हमारे ये क्लियर होने चाहिए सुरक्षा के लिए कि जो आप शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालेंगे एक तो वो ज़्यादा आना चाहिए और दूसरा खंड की सामर्थ्य ज़्यादा आनी चाहिए। तो खंड की सामर्थ्य भी आपको बहुत अच्छे से निकालनी आती है, जिसमें कि हम जो भी नेट इफेक्टिव एरिया निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हम नेट इफेक्टिव एरिया निकालेंगे इसमें गुणा कर देंगे स्ट्रेस की वैल्यू से, तो हमारी यहाँ पर सामर्थ्य निकल आएगी। मैं क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा बहुत अच्छे से अभी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए ज़्यादा इस फोर्स की वैल्यू से जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर ये दोनों पॉइंट फॉलो करता है हमारा सेकंड स्टेप तो आपका टेंशन मेंबर सुरक्षित है। अगर ये दोनों पॉइंट फॉलो नहीं होंगे तो आपको दूसरा खंड चुनना पड़ेगा, उस खंड की भी दोबारा जांच करेंगे इसी तरह से। समझ पा रहे हैं? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आप ऐसा खंड चुनना जो एरिया हम निकाले हैं उसके लगभग में एरिया होना चाहिए, तो फिर आपका स्टेप कंप्लीट सही होगा। क्लियर? दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप रहेगा हमारा जोड़ का अविकल्पन यानी डिजाइन ऑफ जॉइंट। तो डिजाइन ऑफ जॉइंट आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। अगर हम रिवेट से जोड़ा गया है तो रिवेट जॉइंट का डिजाइन करेंगे, और रिवेट जॉइंट के डिजाइन मैंने आपको बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ाया था, बट आपको यहाँ पर सारे स्टेप फॉलो नहीं करने, केवल एक स्टेप को यूज करना है मेनली, यानी कि नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने आपको कि कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हम यूज करेंगे। नंबर ऑफ रिवेट्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, जो भी फोर्स दिया है उसमें हम रिवेट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, यानी n बराबर F/R होता है रिवेटों की संख्या का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिवेट्स का। तो F तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, अब R आपको खुद से निकालना है। तो R कैसे निकालते हैं? तो R के लिए आपको मैंने बताया था जब मैं आपको रिवेट जॉइंट पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि जो हम रिवेट वैल्यू निकालते हैं R, वो PS एंड PV में से जो भी कम आता है वो होती है रिवेट वैल्यू। अब PS और PV के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं रिवेट जॉइंट वाले चैप्टर में। PS का फॉर्मूला होता है π/4 d² इंटू FS और PV का फॉर्मूला होता है d इंटू T इंटू FV। क्लियर? अब इन दोनों में से जो कम आएगा वो रिवेट वैल्यू हो जाएगी। अब रिवेट वैल्यू का और जो F आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इन दोनों को यहाँ पुट करके आप नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप देखते रहिए बस, ठीक है। इसके बाद हम इसमें पिच भी निकाल सकते हैं। तो पिच भी मैंने आपको बताई थी। मिनिमम पिच कैसे निकालते हैं? P मिनिमम बराबर होता है 2.5 इंटू 5। आप इसको इजीली याद रख सकते हैं 2.5 नाम से। 2.5 को 2.5 बोल देंगे और 5 मतलब नॉर्मल डाया, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। अगर नहीं दे रखा होगा तो मैंने बताया मिनिमम 16 mm लेते हैं, 16 से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, 20 ले लो, 18 ले लो, ठीक है। और मैक्सिमम पिच निकालते हैं हम 32T या फिर 300 mm। T हो जाएगा यहाँ पर थिकनेस यानी मोटाई यूज करेंगे, ठीक है। तो 32T या फिर 300 mm में से जो कम आएगा वो तो मैक्सिमम पिच रहेगी, और 2.5 से हम मिनिमम पिच निकाल लेंगे। इतना समझ आया? तो ये दोस्तों 3 मेन स्टेप थे इसके। आई होप सो आपको ये तीनों स्टेप इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। पहला स्टेप चयन का मतलब खंड का चयन करना, दूसरा स्टेप चयनित खंड की सुरक्षा में जांच, तीसरा स्टेप जोड़ का अविकल्पन। अब इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन की हेल्प से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या दिया गया होगा क्वेश्चन में आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर 98 किलो न्यूटन तनन बल वहन करने हेतु, यानी कि कोई भी लोड है, मैंने आपसे पहले ही कहा था फोर्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा, तो पहले ही दे दी 98 किलो न्यूटन। ये F का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है। समझ आ रहा है इतना? F आपको क्वेश्चन में दे दिया। तनन बल वहन करने हेतु एक असमभुजीय कोणीय खंड, यानी असमभुजीय का मतलब है जिसकी भुजाएं अलग अलग हों, यानी अनइक्वल एंगल का चयन करना है आपको। समझ आ रहा है? आपको पता चल गया कौन से टेंशन मेंबर को चयन करना है, तो अनइक्वल एंगल का चयन करना है। और क्या दिया है इसमें? 18 mm व्यास के रिवेटों का प्रयोग करते हुए, तो आपको रिवेट का नॉर्मल डाया दे दिया, मतलब फाई की वैल्यू भी दे दी इसमें 18 mm करते हुए आवश्यक रिवेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो मैंने अभी आपको स्टेप 3 बताया था, n की वैल्यू एक वो निकालनी है आपको। और रिवेट व्यवस्था चित्र द्वारा भी दिखाइए, यानी चित्र भी आपको बनाना है। गजट प्लेट की मोटाई इन्होंने खुद दे रखी है 10 mm, हालांकि मैंने बताया भी था 6 mm से कम नहीं लेते, तो 10 दिए तो ओके है। इसके बाद आपको अनुगेय प्रतिबल दे रखे हैं, FT दिया है 150, FS दिया है 90 और FB दिया है 270। तो आपको यहाँ से इतना समझ आ रहा होगा कि कोणीय खंड का चयन करना है, मतलब टेंशन मेंबर के डिजाइन का क्वेश्चन है ये। समझ आ गया?
या तो ऐसे लिख देगा कोणीय खंड का चयन कीजिए, या फिर कह देगा असमभुजीय कोणीय खंड का अविकल्पन कीजिए। ठीक है, या तो अविकल्पन लिख कर देगा या फिर खंड का चयन करना है आपको, इस तरह देगा। तो आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, खंड का चयन। खंड के चयन में हम 3 पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट निकालेंगे आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला उपांग पर अधिकतम तनन बल बट्टे में अनुगेय प्रतिबल। तो उपांग पर कितना बल आ रहा था, 98 किलो न्यूटन। हमने इसको न्यूटन में चेंज कर लिया 1000 से गुणा करके। और प्रतिबल की वैल्यू आपको दे रखी है 150, क्योंकि टेंशन मेंबर में एफ का यूज करेंगे हम, तो एफ की वैल्यू 150 है। इसको डिवाइड किया हमने, तो यहाँ से हमारा नेट इफेक्टिव एरिया आ गया 653.3 mm²। यहाँ तक समझ आया। दूसरा स्टेप निकालते हैं, पहले स्टेप में दूसरा पॉइंट निकालते हैं हम, कटौती। तो कटौती मैंने कितनी बताई थी, अगर रिवेट दे रखा है तो 40 से 50% तक ले सकते हैं आप। अगर बेल्ट दिया है तो 20 से 30 लेंगे। तो यहाँ पर रिवेट दिया था जिसका व्यास 18 mm था, तो रिवेट के केस में कितनी कटौती करेंगे, सपोज हमने यहाँ पर 50% ले लिया। ठीक है, तो हम रिवेट छिद्रों की कटौती निकाल रहे हैं, तो हमने 50% निकाल दिया किसका, 653.3 का। तो परसेंट आपको निकालना इजीली आता होगा। तो 50% कैसे निकालेंगे, 50/100 करना और मल्टीप्लाई कर देना आप किससे, 653.3 से, 653.3 से। या आप इजीली समझ सकते हैं 653.3 का आधा करना है आपको, 50% मतलब आधा हुआ ना, तो ये आएगा 326.65 mm²। इतना समझ आया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा, जिसमें कि हम ग्रॉस एरिया निकालते हैं, यानी अनुमानित कुल क्षेत्रफल। तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया 653.3 और 326.65 को, तो ये लगभग 980 आ गया। ठीक है, लगभग आएगा तो आप 980 लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख देना 980 mm², ये ग्रॉस एरिया आ गया। अब इसके आधार पर आपको स्टील टेबल में देख के खंड का चयन करना है। तो अब आप स्टील टेबल में कैसे देखेंगे, आपको एग्जाम में स्टील टेबल दोस्तों दी जाएगी, उसमें पीछे जो पेज होंगे उन पर लिखा होगा, ऊपर कहीं लिखा होगा कंप्रेशन मेंबर, कहीं इक्वल एंगल लिखा होगा, कहीं फ्लैट लिखा होगा, कहीं पर अनइक्वल एंगल लिखा होगा। तो आपका क्वेश्चन है अनइक्वल एंगल का, तो आपको अनइक्वल एंगल वाले पोर्शन में जाके देखना है कि कौन से अनइक्वल एंगल का एरिया 980 mm² के लगभग में है। ठीक है, तो जिसका भी एरिया 980 के लगभग होगा आप उसी को वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एंगल को सेलेक्ट कर रखा है स्टील टेबल से 80/50/8 mm का, क्लियर। और इसका जो एग्जैक्ट एरिया स्टील टेबल में दिया है वो है 978 mm²। तो 978 980 के लगभग है, बिल्कुल ठीक है, लगभग इक्वल है ये। तो इसलिए हमने कौन सा ले लिया, 80/50/8 mm का ले लिया। तो यहाँ से हमने खंड का चयन तो कर लिया, तो आपको खंड का चयन करना तो आ गया होगा। यहाँ पर 80 इसकी बड़ी वाली भुजा है और 50 छोटी वाली है और 8 मोटाई है। मैंने आपको डायग्राम भी बना के यहाँ दिखा दिया है छोटा सा। तो पहला स्टेप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, खंड का चयन कैसे करते हैं। अब देखिए दूसरा स्टेप। ठीक है, मैं आपको PDF भी दूंगा, PDF से इजीली समझ सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, ताकि आपको बुक से कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब आप इसके बाद बुक से भी क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो दूसरा स्टेप है दोस्तों, जो हमने खंड चुना है उस खंड के लिए सुरक्षा की जांच करेंगे हम। तो खंड के लिए सुरक्षा की जांच यानी चेक फॉर सेफ्टी। तो चेक फॉर सेफ्टी में मैंने 2 पॉइंट बताए थे आपको। सबसे पहला पॉइंट बताया था कि चयनित खंड का हम शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालते हैं। शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। देखिए ठीक है, तो शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालने के लिए ये क्या है, ये कोई एक अनइक्वल एंगल है और इसको किसी गजट प्लेट के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, 10 mm की गजट प्लेट थी, यहाँ पर जोड़ रखा है। अब मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था, जब किसी भी एंगल की एक टांग को किसी गजट प्लेट के साथ जोड़ा जाता है तो उसका नेट इफेक्टिव एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखिए L1 की वैल्यू क्या है, 80 mm, L2 की वैल्यू 50 mm, मतलब जुड़ी हुई टांग को हम L1 मानते हैं, मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था। और जो दूसरी टांग शेष टांग होती है उसको L2 मानते हैं। तो L1 80 हो गया, L2 50 हो गया, और मोटाई 8 mm। देखिए गजट प्लेट की मोटाई 10 mm थी और यहाँ पर एंगल की मोटाई 8 mm है। तो जिसकी मोटाई कम होती है हम उसे यूज करते हैं। तो 8 mm कम है तो हम 8 mm यूज कर लेंगे। इतना समझ आ रहा है। अब नेट इफेक्टिव एरिया का फॉर्मूला, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एंगल की एक टांग को गजट प्लेट के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें नेट इफेक्टिव एरिया का फॉर्मूला रहता है A1 + A2 × K, और K का फॉर्मूला रहता है यहाँ पर सिंगल एंगल के लिए
3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2, अगर ये डबल एंगल होता तो उस केस में 5a1 होता है। आपको इतना पता है, मैंने आपको सेकंड पार्ट में अच्छे से समझाया था। अब निकालेंगे आप a1 और a2 की वैल्यू। तो a1 का फॉर्मूला क्या होगा, a1 का फॉर्मूला भी आपको पता है, a1 बराबर होता है L1। देखिए जो आपने पहले पढ़ चुका है उन्हीं का यूज करके आपको यहाँ पर स्टेप बनाने हैं बस, इसीलिए डिजाइन बहुत आसान रहता है अगर आपको बेसिक पता हो तो। a1 का फॉर्मूला हो जाएगा L1 माइनस डी माइनस टी बाई टू इंटू टी। L1 की वैल्यू अभी आपको यहाँ पता है L1 80 है, तो L1 की जगह 80 रख दिया हमने यहाँ पर। और D की वैल्यू, डाया आपको दोस्तों क्वेश्चन में फाई का मान 18 mm दे रखा है, तो आप फाई दिया तो आप D निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, ये 25 से कम है इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 1.5 जोड़ देंगे तो 19.5 आएगा D की वैल्यू। इतना तो आप अब तक समझ चुके हैं, ठीक है। तो D की जगह हमने 19.5 रख दिया। अब T/2, T 8 था और 8 का आधा हो जाएगा 4, और इनटू में T था, T की जगह 8 रख दिया, तो यहाँ से A1 निकल के आ गया 452 mm²। समझ आ रहा है। इसके बाद निकालेंगे हम यहाँ से आगे A2। A2 कैसे निकालेंगे, तो A2 का फॉर्मूला होता है L2 माइनस T/2 इंटू T। L2 की वैल्यू रख देंगे, L2 कितना दिया है, तो L2 दे रखा है आपको 50, देख लीजिए यहाँ पर 50 है ये। L2 की जगह 50 रख दिया। T/2, T 8 था तो 8 का आधा 4 हो गया, इनटू में T किया 8, तो इस तरह से हमने L2 निकाल लिया। यहाँ से L2 की वैल्यू आ गई 368। तो A1 A2 निकल आया, सॉरी A2 निकाल लिया, A2 की वैल्यू आ गई 368। तो A1 A2 निकाल लिया। अब A1 A2 की वैल्यू पुट करके यहाँ से आप K निकाल सकते हैं, तो हमने A1 A2 की वैल्यू पुट की यहाँ पर और K निकाल दिया। K की वैल्यू आ गई, इसे सॉल्व आप इजीली कर लेंगे, कैलकुलेशन इतनी तो आप इजीली कर सकते हैं। तो K की वैल्यू आएगी 0.786। यहाँ तक समझ आया। अब नेट इफेक्टिव एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस A2 इंटू K। A1 A2 और K की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर दीजिए। A1 की जगह रख दिया 452, A2 की जगगह रख दिया 368 और K की वैल्यू रख दी 0.786। इसको सॉल्व करके यहाँ पर हमारा एरिया निकल के आ गया 741.2 mm², जो कि आपके स्टेप 1 में जो आपने नेट इफेक्टिव एरिया निकाला था 653.3, इससे ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो आपका सेक्शन ओके है, यानी पहला पॉइंट में तो हमने जांच कर ली, हमने नेट इफेक्टिव एरिया निकाल के देख लिया जो कि हमारे स्टेप 1 के एरिया से ज़्यादा आ रहा है, मतलब सेक्शन ओके है। अब दूसरी चीज़ निकालेंगे इसमें स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य। तो चयनित खंड की सामर्थ्य यानी कि जो दिए गए तनन बल है उससे ज़्यादा आनी चाहिए। तो चयनित खंड की सामर्थ्य कैसे निकालते हैं, तो सामर्थ्य भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, जो भी आपने नेट इफेक्टिव एरिया अभी निकाला है इस एरिया में प्रतिबल से गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है फोर्स इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, और हम जितना फोर्स मैक्सिमम कोई सेक्शन बियर करता है उसको उसकी सामर्थ्य कहते हैं। तो सामर्थ्य हो गया स्ट्रेस इनटू एरिया, तो एरिया की वैल्यू रख दी यहाँ पर जो अभी निकाली है आपने, और स्ट्रेस आपको क्वेश्चन में दिया ही गया था, टेंसाइल स्ट्रेस 150, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ से आपने निकाला तो ये आ गया इतना, ठीक है। इसको हमने किलो न्यूटन में चेंज कर दिया तो ये हो गया 111.18 किलो न्यूटन, जो कि आपको क्वेश्चन में 98 किलो न्यूटन बल का मान दे रखा था, इससे ज़्यादा है तो आपका ये पॉइंट भी सेफ है, मतलब सुरक्षित है आपका एंगल। तो हमने सुरक्षा में जांच कर ली, दोनों हमारा ओके आ रहा है सेक्शन, एरिया के लिए भी और स्ट्रेंथ के लिए भी, इतना समझ आ गया। अब लास्ट स्टेप तीसरा और यूज करना है आपको, जिसमें कि जोड़ का अभिकल्पन करके दिखाना है। तो जोड़ के अभिकल्पन में हम रिवेटों की संख्या निकालते हैं। रिवेट की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, F/R होता है। F की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 98 किलो न्यूटन, R हम निकालेंगे जिसे हम रिवेट वैल्यू कहते हैं। रिवेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, PS एंड PB में से जो भी कम आता है वो रिवेट वैल्यू होती है। PS का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 d² FS होता है। π/4 d की वैल्यू यानी ग्रॉस डाया 19.5 हो गया, इसका स्क्वायर किया। FS आपको क्वेश्चन में दिया गया था 90 न्यूटन पर mm², जो कर्तन प्रतिबल था वो दे रखा था। इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ से वैल्यू आ गई 26,880 न्यूटन, इसको किलो न्यूटन में चेंज कर लिया तो ये आ गया 26.88 किलो न्यूटन, इतना समझ आया। ऐसे ही PV निकालेंगे, PV का फॉर्मूला D इंटू T इंटू FV होता है। D की वैल्यू 19.5 रखी, T की वैल्यू 8 रख दी और FV की वैल्यू 270 पुट कर दी। इसको रखने के बाद यहाँ से FV का वैल्यू आ गई है, FV की यहाँ से 42,120 न्यूटन, इसको हम 42.12 किलो न्यूटन भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है, तो इसमें से 26.88 किलो न्यूटन कम है, तो यही हो जाएगी हमारी रिवेट वैल्यू, इतना समझ आया। तो 26.88 R की वैल्यू हो गई और 98 आपको F की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी,
तो इस तरह से आप इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी 98/26.88। यहाँ से हमारे नंबर ऑफ रिवेट्स निकल के आ गए 3.64। अब ये 3.64 तो हम यूज करेंगे नहीं, या तो पूरे 4 रिवेट यूज करेंगे, और देखिए 3 यूज कर नहीं सकते क्योंकि वैल्यू 3 से ज़्यादा है, इसीलिए हम 4 लेंगे यहाँ पर। तो हम यूज करेंगे 4 रिवेट्स। तो आपको नंबर ऑफ रिवेट पता चल गया। इसके बाद मैंने बताया था आप पिच भी निकाल सकते हैं। तो पिच निकालने के लिए मिनिमम पिच का फॉर्मूला 2.5 यूज करेंगे। तो 2.5 × 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 18 दे रखी थी, तो यहाँ से 45 mm आ गया। और अगर हम मैक्सिमम पिच निकालेंगे तो मैक्सिमम पिच के लिए मैंने बताया था 32T या फिर 300 mm, इनमें से जो कम होगा। तो 32 लिया, टी की वैल्यू 8 रख दी, यहाँ पर दोनों का गुणा किया 256 mm आ गया। अब 256 और 300 में से 256 कम है तो मैक्सिमम पिच हो जाएगी 256। मैक्सिमम है 256, मिनिमम है 45। अब आप इसके बीच में कोई सी भी पिच एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पिच ले ली अपनी 50 mm, यानी से कर लिया हमने इसको 50 mm मान लिया। इतना समझ आया। इसके बाद आप स्टील टेबल में एक वैल्यू और देख सकते हैं जो कि रिवेट रेखा की दूरी होती है, जो x होता है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये 45 mm है, ये भी आपको स्टील टेबल में दिया होगा। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम, बस डिजाइन कंप्लीट हो गया। मैं आपको डायग्राम और एक बार दिखा दूँ इसका। देखिए ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ये कोई हमारा एंगल था एक, ये कोई भी एक एंगल था। इस एंगल को यहाँ गजट प्लेट के साथ जोड़ दिया। अनइक्वल एंगल है, इसका साइज हमने अभी सेलेक्ट किया था, ये आ गया था 80/50/8 mm का। इतना समझ आया। यहाँ हमने रिवेट लगा रखा है और रिवेट के सामने हमने यहाँ पर दिखा रखे हैं कितने रिवेट निकल कर आए थे, नंबर ऑफ रिवेट। तो 4 नंबर ऑफ रिवेट आए थे हमारे। तो यहाँ पर 4 रिवेट मैंने दिखा दिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये एंगल है, ये इतना एंगल है, ये ठीक है। ये नीचे वाली लेग है इसकी एंगल की, ये इतना एंगल था ये, ठीक। इस एंगल में 4 रिवेट लगे हुए हैं, यानी यहाँ पर रिवेट हमने दिखाया तो इसमें 4 रिवेट दिखा दिए। और पिच कितनी आई थी, 50 mm पिच आई थी, हमने पिच दिखा दिया। सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस 50-50 लेके दिखा दी। और इधर यहाँ पर गजट प्लेट जुड़ी हुई है, तो ये गजट प्लेट है कोई। तो डायग्राम भी बहुत आसान है और आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान था। और जो आपको 45 में बता रहा था ऊपर, वो 45 क्या था, इस रिवेट रेखा की दूरी थी। यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी थी ये थी 45, ठीक है। जो मैं कह रहा था स्टील टेबल से आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं उसे। तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने थे और इस पर मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। आपको स्टेप भी समझ आ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ आ गया। आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है टेंशन मेंबर के डिजाइन के। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोस्तों खुद से कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस का PDF दे दूंगा आपको। वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मेन स्टेप यही है, इन स्टेप्स को आपको यूज करना है, ठीक है। इन स्टेप को यूज करके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मैं PDF अलग से दूंगा आपको। एक तो इसका PDF दूंगा जो कि मैंने आपको अभी ये टेंशन मेंबर के डिजाइन के स्टेप समझाए हैं और इस पर क्वेश्चन कराया है। एक तो आपको ये वाला PDF दूंगा, ठीक है। एक PDF में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आप उसमें देख देख के, उसमें सॉल्यूशन भी है, वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। हालांकि जितना मैंने अब तक करा दिया टेंशन मेंबर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसमें कि टेंशन स्प्लाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं वो थियोरेटिकल पोर्शन है, बस मैं उसे और समझा दूँ आपको। उसके बाद हम क्लास को फिर ऑफ करते हैं। इसके बाद फिर हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा नियर है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं बनता। बस आपको मेनली स्टेप समझ आने चाहिए और क्वेश्चन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। बाकी आप इतने समझदार हैं, खुद से भी क्वेश्चन कर सकते हैं स्टेप्स को फॉलो करके। मैंने यहाँ स्टेप को सिंपल वे में इसलिए लिखा है क्योंकि बुक में समझ नहीं आता, आपको बहुत कन्फ्यूजिंग था। मैंने यहाँ बहुत आसान भाषा में लिख दिया ताकि आप स्टेप को पढ़ के समझ सकें। तो PDF से आप एक बार और रिवाइज कर लेना इसको। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक और पढ़ा दूँ, टेंशन स्प्लाइस क्या होता है। थियोरेटिकल पोर्शन है, आराम से 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से। तो देखिए, तनन सिरा संधि इसकी हिंदी होती है, इंग्लिश में इसको स्प्लाइस बोलते हैं, ठीक है। आप इजीली याद रखना, टेंशन स्प्लाइस। टेंशन स्प्लाइस नाम से आपका टॉपिक दिया जाएगा पेपर में। थियोरेटिकल पोर्शन है, काफ़ी आसान है। आप इतना समझ लो इजीली। आपको कोई भी 2 सेक्शन अगर एक साथ यूज करने हैं तो उसी को हम टेंशन स्प्लाइस कह देंगे। मतलब एक सेक्शन आपका पर्याप्त नहीं है किसी भी टेंशन मेंबर के लिए, तो आपको 2 अलग अलग लंबाई के सेक्शन को यूज कर लेना है। उन दोनों को मिला के आप क्या बोल देंगे, टेंशन स्प्लाइस बोलेंगे। तो यही थ्योरी में लिखा हुआ है कि तनन उपांग के लिए जब आवश्यक लंबाई का खंड उपलब्ध नहीं होता है
तब दो अलग अलग लंबाई के खंडों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। समझ पा रहे हैं? मतलब आपके पास एक उपयुक्त लंबाई का कोई सेक्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, दो अलग अलग लंबाई के सेक्शन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तनन स्प्लाइस वह व्यवस्था है जिसमें दो अलग अलग लंबाई के खंडों यानी उपयुक्त स्थिति में, उपयुक्त स्थिति मतलब जब आपको एक उपयुक्त लंबाई का खंड ना उपलब्ध हो उस केस में। ठीक है, तो दो अलग अलग लंबाई के खंडों का एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए तनन उपांग बनाया जाता है। यानी कि जो टेंशन स्प्लाइस होती है क्या है, जैसे कोई भी दो सेक्शन दे दिए, सपोज एक सेक्शन ये है, सपोज मान लो एक ये कोई आई सेक्शन ले लिया मैंने यहाँ, ये वाला इधर देखिए आप ये, और एक दूसरा आई सेक्शन ये है। ठीक, अब इन दोनों आई सेक्शन को मुझे आपस में जोड़ना है, यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अब इन दोनों को आपको आपस, ये अलग अलग लंबाई के हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, एक ऊपर ले लीजिए कवर प्लेट यहाँ पर, और एक कवर प्लेट आप नीचे यूज कर लीजिए इधर। इन दोनों कवर प्लेट को यूज करके या तो आप बीच में यहाँ रिवेट लगा दीजिए, यहाँ पर रिवेट लगा दीजिए, या फिर आप वेल्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रिवेट द्वारा या वेल्डिंग द्वारा इन दोनों को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दो अलग अलग लंबाई के थे या फिर सेम लंबाई के भी हो सकते हैं, अलग अलग लंबाई के भी हो सकते हैं। इनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए आपने तनन उपांग बना दिया कोई भी, तो यही क्या कहलाएगा, टेंशन स्प्लाइस कहलाता है। समझ आ रहा है इतना? तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी, और आगे आप इसमें समझ सकते हैं, ऐसे तनन उपांगों में जोड़ की सामर्थ्य किसी भी स्थिति में तनन उपांग पर आने वाले अधिकतम बल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको डिजाइन के स्टेप में भी बताया कि जो स्ट्रेंथ होगी वो जो फोर्स आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा अप्लाइड फोर्स, उससे किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, तनन स्प्लाइस का विकल्पन इस अधिकतम बल के लिए ही किया जाता है। मतलब इसका अगर हम डिजाइन भी करें टेंशन मेंबर का, तो जो आपको लोड क्वेश्चन में दिया जाएगा फोर्स, उसके लिए ही डिजाइन करेंगे। क्लियर? और टेंशन स्प्लाइस में ही क्या, आपको पूरे टेंशन मेंबर में फोर्स के लिए ही डिजाइन करना होता है। सामान्यतः तनन स्प्लाइस में खंडों को एक दूसरे के साथ कवर प्लेटों के माध्यम से रिवेटों द्वारा जोड़ा जाता है। मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ऊपर नीचे कवर प्लेट लगाई थी, बीच में रिवेट लगा के आपको जोड़ के दिखा दिया था। तो बस यही था इसमें, और कुछ खास है नहीं टेंशन स्प्लाइस में। थ्योरी है नॉर्मल सी, और आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, तो थ्योरी का पोर्शन था। तो दोस्तों आपका टेंशन मेंबर ओवरऑल कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसमें कुछ टेंशन मेंबर के डिजाइन के क्वेश्चंस की बात है, तो मैं उसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप पीडीएफ से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि और भी बहुत चैप्टर्स हैं, आपका टाइम भी काफ़ी कम रह गया। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद फिर हम मिलेंगे कंप्रेशन मेंबर की क्लास में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, आपके लिए अभी से ऑल द बेस्ट है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।